गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी 10th क्लास की थर्ड पोएम है। ओके, आपकी 10th क्लास की थर्ड पोएम है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू। ओके, पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। किसने लिखी है? पोएट का नाम क्या है? लेस्ली नॉरिस। अब देखो, आप जब ये टाइटल आपने पढ़ा या सुना तो इतना तो पता लग गया, समझ में आता है कि इस पोएम के अंदर हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। जू का मतलब आपको पता ही है। जू का मतलब जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, उन्हें पिंजरे में कैद करके रखा जाता है एक तरह से, और विजिटर्स आते हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं वहाँ। ठीक है, पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू विच इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। दैट मीन्स कंप्लीट इन दिस complete poem, in the entire poem we will read about a tiger. Okay, टाइगर के बारे में हम पढ़ेंगे और मेनली कौन से टाइगर को हाईलाइट किया जाएगा? जो जू में रहते हैं। ये जू की सिचुएशन बताई जाएगी, जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जाएगा कि उनको वहाँ कैसा लगता है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, या उनको कैसा वहाँ पर एटमॉस्फेयर मिलता है। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट इसके अंदर ये पता लगेगा कि इस पोएम के अंदर एक कंट्रास्ट प्रेजेंट किया गया है। कंट्रास्ट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन रखी गई है जिसके अंदर फिर से टाइगर का ही कंपैरिजन हो रहा है, पर टाइगर कैसे? एक टाइगर का, ऐसे टाइगर का कंपैरिजन हो रहा है जो है जू में, इन द जू। ओके, और दूसरा कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहता है। मतलब जू में तो जू में तो टाइगर को क्लोज्ड एटमॉस्फेयर मिलता है, बंधा हुआ वातावरण मिलता है, लेकिन अगर जंगल की बात की जाए तो वहाँ पर टाइगर को ओपन एटमॉस्फेयर मिलेगा। ओके, इस तरीके का यहाँ पर हम कंट्रास्ट भी देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर इन लाइंस को पढ़ भी सकते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम के अंदर हम कंट्रास्ट पढ़ेंगे किसके बीच में? एक ऐसे टाइगर का जो जू में रहता है, किसके साथ? एक ऐसे टाइगर के साथ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है? जो जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, और फिर क्या होगा? द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मतलब इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि देर आर एक्चुअली 5 स्टेंजास। टोटल कितने हैं? 5 स्टेंजास हैं इस पोएम के। तो किसी स्टेंजा में तो लेस्ली नॉरिस जो है उस टाइगर की बात करेंगे जो जू में रहते हैं, तो किसी में जंप करके उस टाइगर की बात करेंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं। दैट मीन्स देर इज अ कंप्लीट मूवमेंट ऑफ अ टाइगर हु लिव इन अ जू, ऑन द अदर साइड ही लिव इन अ फॉरेस्ट। ओके, अब हम स्टार्ट करें पोएम। बेटा क्लियर हो गया होगा, एक बार बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा आप सब स्टूडेंट्स को कि इस पोएम में हम टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहली लाइन, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर यूज हुआ है ही यूज किया गया है ना। अब ही यूज किया गया है, हमने तो जनरली यही पढ़ा है कि एनिमल्स या थिंग्स के लिए इट यूज किया जाता है। एम आई राइट? एनिमल्स और थिंग के लिए अगर मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो हम यूज करते हैं इट यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर यूज हुआ है ही। अब टाइगर की ही बात की जा रही है, तो दैट मीन्स इसके अंदर जो ही यूज हुआ है वो यूज किया गया है टाइगर के लिए। ओके, टाइगर के लिए यूज किया है ये। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना, साइड बाय साइड बेटा मैं आपको कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी बताती जाऊंगी। पोइटिक डिवाइसेस का मतलब होता है, अगर आपने कभी हिंदी में कविताएं की हो तो बीच बीच में ना अलंकार भी पता लगते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इन द सेम वे इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी कुछ पोइटिक डिवाइसेस होती हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच होती हैं
जिसके बारे में मैं आपको मेंशन करूंगी। अब बेटा हिंदी में एक अलंकार आता है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का मतलब ये होता है कि अगर कोई ह्यूमन की क्वालिटीज, हम इंसान की कोई बात या कोई शब्द या कोई भावनाएं जो है ना एनिमल्स या चीज़ों को, या जिनमें जान नहीं है उनके ऊपर उनको दे देते हैं, तो वहाँ अलंकार आ जाता है मानवीकरण। और मानवीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। सिर्फ आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार आप इतना समझ जाइए कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन उसी को ही कहते हैं जिसके अंदर जो है ना हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है जिनमें कोई जान नहीं है या एनिमल्स है या थिंग्स है, उनको कोई हम ह्यूमन क्वालिटीज दे दें। ठीक है, इंसान की फीलिंग्स या उसकी एक्टिविटीज़ उनको जब हम दे दी जाती है तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आता है। तो जो हमारा स्टेंजा की स्टार्टिंग हुई है वहाँ पर ही यूज़ किया है, जो यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, एक इंसान के लिए, उसको यूज़ किया है टाइगर के लिए। तो इसका मतलब पहली लाइन में फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, आप पहले इसकी हिंदी समझिए सभी स्ट्रेंजर्स की। ओके, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। सबसे पहले तो एक एक का मतलब समझिए। स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलो, पीछा करना। स्टॉक का मतलब क्या होता है? पीछा करना, चलना। ओके, विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्स, एक तरह से डिफरेंट ब्राइट कलर्स। विविड का मतलब क्या है? गहरे रंग, ब्राइट कलर्स। अब देखो पहली लाइन में जब ही आया तो मतलब टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर के लिए कहते हैं कि वो चलता है, पीछा करता है, जाता है। किस वे में? इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स का मतलब है कि गहरे रंग वाली धारियां उसके शरीर पर है। स्ट्रिप्स का मतलब है धारियां। ओके, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? धारियां। आपको ध्यान भी हो बेटा, जो टाइगर होता है, टाइगर की बॉडी पर येलो और ब्लैक कलर के उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स बने होते हैं, धारियां बनी होती है उसकी बॉडी पर। एम आई राइट? ये देखिए, जैसे कि आप इधर देख भी पा रहे हैं, इधर देख भी सकते हो, ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये ब्लैक कलर की, और बीच में जो बेस होता है वो येलो कलर का होता है, और ये जो ब्लैक है ये काफ़ी ब्राइट शेड, ब्राउन से शेड आता है। तो पहली लाइन में वही चीज़ बोली गई है, यही कहा गया है कि जो टाइगर है वो चलता है, अपने ब्राइट कलर है उसकी बॉडी पर, उस स्ट्रिप्स है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहाँ चलता है? कुछ ही कदम चलता है अपने पिंजरे में। केज का मतलब होता है पिंजरा। कुछ ही कदम चलता है अपने पिंजरे में। ओके, अब टाइगर के ही बारे में हम और नेक्स्ट लाइन में समझेंगे। क्या? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पर पैड्स यूज हुआ है टाइगर के पंजों के लिए। ओके, पंजों के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। और देखो जो उनके पंजे होते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, वेलवेट होते हैं। वेलवेट बेटा एक फैब्रिक होता है, एक कपड़ा होता है जो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बड़ा ही नर्म होता है। ठीक है, तो जो टाइगर है वो इतने आराम से चल रहा है अपने पंजों पर कि बिल्कुल शांति है, क्वाइट है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। बट साथ ही उसके अंदर पैरों के कदमों से तो उसके अंदर साइलेंस है, मतलब पैर के कदम से जब वो कदम आगे बढ़ा रहा है अपने पिंजरे में, फ्यू स्टेप्स आगे लेता है, तो बिल्कुल शांति से, कोई आवाज़ नहीं हो रही। बट उसके अंदर क्या है? इन हिज क्वाइट रेज। पर उसके अंदर, उस टाइगर के अंदर भरा हुआ है क्या? रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा,
ऐसा गुस्सा जो क्वाइट है, जिसको वो निकाल नहीं पा रहा, उसको दबा रहा है। अब वो दबा क्यों रहा है? क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद है, वो बाहर तो निकल नहीं सकता, ना ही वो किसी का शिकार कर सकता है। ठीक है, मतलब इस वजह से उसका जो गुस्सा है वो क्या, गुस्से के लिए क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, पोएट ने, क्वाइट रेज। मतलब एक ऐसा गुस्सा है जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट उसने क्वाइट लगा दिया। क्वाइट लगाने का मतलब क्या है? क्वाइट लगाने का मतलब ये है कि उस गुस्से को वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं पहला पैरा पढ़ती हूँ तो पहले पैरे से मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई, वो क्या कि टाइगर के पास बहुत लिमिटेड एरिया है मूवमेंट के लिए, बहुत थोड़ी सी जगह पर ही वो चल पाता है। वो क्या है? उसके पिंजरे की। ठीक है, वहाँ पर ही वो फ्यू स्टेप्स लेता है, लिमिटेड एरिया ऑफ मूवमेंट्स। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। और उस लिमिटेड एरिया ऑफ मूवमेंट, जो लिमिटेड एरिया है उसके पास मूवमेंट का, उसके कारण उसके अंदर जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, बट वो गुस्से को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी सीख लीजिए, फर्स्ट पैसेज से ही बात क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर आया है लास्ट लाइन में क्वाइट रेज, क्वाइट रेज। एम आई राइट? ऐसा ही है, क्वाइट रेज। रेज का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि गुस्सा जो कंट्रोल नहीं हो रहा। साथ में आ गया क्वाइट, मतलब यहाँ पर क्या है, दो विरोधी शब्दों को यहाँ पे कर दिया। रेज का मतलब होता है उग्र, मतलब बाहर निकलना, गुस्सा, व्याकुल होना, और क्वाइट का मतलब होता है उसका बिल्कुल अपोजिट, शांत। मतलब दो ऐसे शब्द जोड़ दिए गए जहाँ एक तरफ दोनों विरोधी है, एक तरफ बात कर दी शांत की जो पता लग रही है क्वाइट से, दूसरी तरफ बात कर दी गुस्से की, रेज की, जिससे पता लग रहा है व्याकुलता, उग्रता। तो जब दो शब्द आपस में ऐसे आ जाए जो बिल्कुल अपोजिट है, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस आती है ऑक्सीमोरोन। मैं लिख देती हूँ, दोबारा से समझ लीजिए बेटा। जब कोई ऐसे दो शब्द आए कि दोनों ही शब्द आपस में वो बिल्कुल ऑपोजिट हो, विरोधी हो, तो वहाँ पर अलंकार आता है ऑक्सीमोरोन। ओके, ऑक्सीमोरोन। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब देखो यहाँ पर पहली लाइन आई he should be, मतलब उसको ऐसा होना चाहिए। पहले पैरे में तो बात की उस टाइगर की जो जू में रहता था, जो पिंजरे में बंद था, थोड़ी ही जगह उसको चलने को मिलती थी। अब जब दूसरे पैरे की बात आई तो यहाँ पर पोएट बता रहा है कि उसे वैसा वैसा बनना चाहिए। कैसा? जैसा कि टाइगर जंगल का होता है। ठीक है, जैसे कि टाइगर जंगल के होते हैं, वैसे उस टाइगर को भी व्यवहार करना चाहिए जो कि केज में है। तो क्या बोल रहे हैं लेस्ली नॉरिस? ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है छिप कर इंतजार करना अपने शत्रु का। ठीक है, लर्किंग, और क्यों? उस पर अटैक करने के लिए। लर्किंग का मतलब क्या होता है? छिप कर इंतजार करना शत्रु का, शत्रु का इंतजार करना। ओके, वेट करना। और वो कहाँ छिपा है? इन शेडो, किसकी परछाई में? इन शेडिंग स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास की परछाई में, छाया में उसे छिपना चाहिए। कहाँ पर? नियर द वाटर होल। नियर द वाटर होल का मतलब जहाँ पर कोई तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर उसको मतलब घास की आड़ में, घास की परछाई में टाइगर को छिपना चाहिए। क्यों? वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहाँ से मोटा हिरन वहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि जो टाइगर का जो फेवरेट शिकार होता है ना, वो डियर होता है, हिरन होता है। टाइगर को अच्छा लगता है
हिरन का शिकार करना। तो यहाँ पर लेस्ली नॉरिस कह रहे हैं कि तुम टाइगर को वैसा बनना चाहिए जैसे कि फॉरेस्ट का टाइगर होता है, जो घास में छिप जाता है और मोटे हिरन का इंतजार करता है कि वो कब वहां से निकलेगा और उस पर वो अटैक करेगा। तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा, डियर का मतलब होता है हिरन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज। अब नेक्स्ट वर्ड, नया शब्द आ रहा है कि स्नॉर्लिंग का मतलब क्या होता है। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है मेक्स एन एंगर साउंड, दहाड़ना जोर से। अब फिर से लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि टाइगर को कैसे करना चाहिए, जोर से दहाड़ना चाहिए। ठीक है, दहाड़ना। और कहाँ पर, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए। और वो घर कहाँ है, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं वहां पर शेर को जोर जोर से दहाड़ना चाहिए। ठीक है, एज का मतलब होता है किनारे पर। और फिर क्या करना चाहिए, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स। बैरिंग का मतलब होता है एक्सपोज करना, दिखाना, दिखाने चाहिए। ठीक है, बैरिंग का मतलब होता है दिखाना। एक सेकेंड, बैरिंग का मतलब होता है दिखाना। क्या दिखाना चाहिए, हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद फैंग्स दिखाने चाहिए। फैंग्स होता है बेटा, कभी आपने टाइगर या लॉयन के देखे होंगे, नुकीले दांत दिखते जब वो जोर से दहाड़ता है, उसी को ही कहा है फैंग्स। वही होता है, नुकीले दांतों के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, शार्प टीथ लिख रही हूं मैं इधर, शार्प टीथ। और फिर क्या दिखाना चाहिए, हिज क्लोज, अपने पंजे भी दिखाने चाहिए। क्लोज होता है पंजे, पंजे दिखाने चाहिए। और दिखाकर क्या करना चाहिए, टेरराइजिंग द विलेज। टेरराइजिंग द विलेज का मतलब क्या है, उस गांव को या गांव के लोगों को और उस घर में रहने वाले लोगों को डराना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए। टेरराइजिंग का मतलब आतंक फैलाना चाहिए। ठीक है, फैलाना। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही कहा है, मतलब जो सेकंड और थर्ड पैरा पढ़ा है उसके अंदर वही कह रहे हैं लेस्ली नॉरिस, एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं उस टाइगर को जो जू में रहता है। और ये एडवाइस दी जा रही है कि जैसे शेर होते हैं, सॉरी टाइगर होते हैं फॉरेस्ट वाले, जैसे वो बिल्कुल घास में छिपकर इंतजार करते हैं अपने शिकार का कि कब उस पर अटैक करना है। या फिर वो शेर जो टाइगर जो होते हैं घरों के आसपास जोर जोर से दहाड़ते हैं और वहाँ के लोगों में आतंक फैलाते हैं, चेतावनियाँ देते हैं। इन द सेम वे वो सारे की सारी चीज़ें जो है ना उस टाइगर को भी करनी चाहिए जो जू में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड, वह तो बंद है, इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है वो सब कुछ मटेरियल या सब कुछ सीमेंट जिससे कोई बिल्डिंग बनती है, कोई जेल बनती है। सेल का मतलब होता है जेल। ओके, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिससे बिल्डिंग बनती है, फ्रॉम विच बिल्डिंग इज मेड, कुछ भी। ओके, is made। नेक्स्ट है his strength behind bars। और ऐसे होने से क्या हुआ, जब वो बंद है तो उसकी ताकत भी, his किसके लिए बात की है, बार बार मैं बोलूंगी, he और his यूज हुआ है टाइगर के लिए। तो जो टाइगर की ताकत है वो ताकत भी कहाँ रह गई, पिंजरों के पीछे। बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है, बार्स होता है सलाखें। ठीक है, बार्स का मतलब होता है सलाखें और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो सलाखों के पीछे ही रह गई है उसकी ताकत भी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वही स्टॉकिंग का मतलब चलना। वो चल कहाँ रहा है, अपने पिंजरे के अंदर ही चल रहा है और पिंजरे में चलते हुए फॉलो कर रहा है, जा रहा है, पीछा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स,
जो आने जाने वाले लोग हैं जू में, विजिटर्स होते हैं जो जू में आने जाने वाले लोग हैं, उनको वो अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इग्नोरिंग का मतलब क्या है? अनदेखा कर रहा है। ठीक है, क्यों अनदेखा कर रहा है? कोई बता सकता है मुझे? अनदेखा बेटा इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर टाइगर अपनी पावर को, अपनी ताकत को, फिरोशियसनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दिखा नहीं पा रहा। उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट है, इस वजह से वो उसी के अंदर ही अपने आप को बंद रखता है और जो आने वाले लोग हैं उसको अनदेखा करता है, क्योंकि ना तो वो शिकार कर पा रहा, ना वो अपना गुस्सा दिखा पा रहा। अपना गुस्सा भी उसे अंदर लेके जाना पड़ रहा है, क्वाइट रखना पड़ रहा है। जब वो चल रहा है तो उसके लिए वो पिंजरा ही है, पिंजरे में ही वो घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ओके, लास्ट पैसेज। ही हियर्स, यहाँ पर अब बात की जा रही है उस टाइगर की, वही जो जेल में है, पिंजरे में है, सलाखों के पीछे है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखो वो कुछ कर तो सकता नहीं, ना वो शिकार कर पा रहा है, ना उसके पास घूमने के लिए प्रॉपर जगह है, ठीक है, ना ही वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो करता क्या है? अब ये सुनिएगा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वह सुनता है रात के वक्त आखिरी आवाज को। वो आखिरी आवाज किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। अब आप कहोगे कि ये पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है? बहुत अच्छा वर्ड है ये। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अब कोरोना वायरस है, ठीक है, अब वर्ल्ड में हर जगह कोरोना वायरस के कारण मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है ही, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, दिन रात सुबह शाम उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जब लगातार जो है ना राउंड लिए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में चेक किया जाता है, निगरानी रखी जाती है, तो उसे कहा जाता है पेट्रोलिंग कार्स। तो पुलिस जो है ये काम करती है टाइम टू टाइम। आपने कभी देखा भी होगा घरों के आसपास थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वैन आ रही है पुलिस की, पेट्रोलिंग करने आती है। वो ये देखने आती है कोई बाहर तो नहीं निकला हुआ, सबने मास्क तो डाल रखा है, इस तरीके से। क्लियर है कि सोशल डिस्टेंस बना रखा है सबने, कोई सोशल गैदरिंग तो नहीं है। इन द सेम वे तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जब उस टाइगर के पास कुछ काम ही नहीं है, ना वो शिकार कर पा रहा है या कुछ वट एवर जो भी मैंने आपको बताया, तो रात के वक्त क्या करता है? He hears the last voice at night, the patrolling cars। वो किसके आवाज़ें सुनता है? उन कारों की, उन वैन की जो वो पुलिस जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में वॉच कर रही है, निगरानी रख रही है, ठीक है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, और घूर कर देखता है, गौर से देखता है किसको? विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आंखों के साथ घूर कर देखता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को, ठीक है। रात की सिचुएशन बता दी कि दिन में अलग अलग विजिटर्स आते हैं, उसको वो इग्नोर करता है, अपने पिंजरे में ही वो घूमता रहता है, उसका जो रेज है बड़ा ही क्वाइट है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उस गुस्से को। बट रात वो अपनी कैसे बिताता है? अपनी रात वो कैसे बिताता है? चमकते हुए तारों को देखता है अपनी चमकती आंखों से, और लास्ट वॉइस सुनता है उन पेट्रोलिंग कार्स की, ठीक है। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स क्या है, अगर मैं इसके अंदर ये पोएम पढ़ी है तो मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, जो टाइगर जू में रहता है वो क्या है? वो बड़ा ही सैड है। टाइगर इज सैड, इज वेरी सैड, ठीक है। प्लस अनहैप्पी है, खुश नहीं है वो, ठीक है। प्लस डिप्रेसिंग लाइफ है उसकी, मतलब एक तरह से निराश, हताश वाली उसकी जिंदगी है, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ओके, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बस आपको एक दो और पोएटिक डिवाइस है। आपको मैं दो पोएटिक डिवाइस बता चुकी थी, जैसे स्क्रीन पर आ भी रहा है। वन है पर्सोनिफिकेशन, सेकेंड है क्वाइट ऑक्सीमोरॉन। थर्ड आपकी जो पोएटिक डिवाइस है वो थर्ड आ रही है इमेजरी। थर्ड पोएटिक डिवाइस कौन सी आ रही है आपकी? इमेजरी।
इमेजरी का मतलब क्या होता है, आपने ये पोयम पढ़ी होगी तो आपकी आंखों के आगे दृश्य बन रहा होगा, जैसे जैसे कवि बता रहा है कि शेर सलाखों के पीछे बंद है, उसका गुस्सा उसका भरा हुआ है, या एक ऐसा शेर है जो जंगल में घूम रहा है, एकदम आराम से घूम रहा है, ठीक है, दहाड़ रहा है जोर जोर से, तो इमेजरी बन रही है, इमेज बन रही है, तो उसी को ही इमेजरी कहते हैं। तो इमेजरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्रिएट करना सीन, क्रिएट सीन इन फ्रंट ऑफ रीडर्स, हम पाठकों की आंखों के आगे जो है ना एक दृश्य पैदा करना, ठीक है, उसी को ही कहते हैं इमेजरी। गॉट इट। और दो और पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं, वो यूज हुई हैं कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। कॉन्सोनेंस और नेक्स्ट है फिफ्थ एसोनेंस। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, व्यंजनों की अधिकता होती है। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। आप इसको याद करने का तरीका भी समझ जाओ, सी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंस होता है जिसमें व्यंजन की प्राथमिकता हो, व्यंजन ज्यादा हो, ठीक है। कॉन्सोनेंस भी, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो, वो बार बार आए हो व्यंजन, ठीक है। और एसोनेंस का मतलब वो ये होता है जिसमें स्वरों की अधिकता हो, रिपीटिशन ऑफ वाव, ओके, रिपीटिशन ऑफ वाव। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको मैं इधर भी मतलब एसोनेंस का एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे आप ये पढ़ोगे हियर्स, ई स्वर आ गया, स्वर लास्ट, फिर स्वर, फिर इस तरीके से आपकी बात की जा रही है यहाँ पे एसोनेंस की, ठीक है। बार बार जो है स्वर की अधिकता आए या व्यंजन की अधिकता आए तो उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंस या एसोनेंस। बाकी मैंने पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन और आपको इमेजरी अच्छे से समझा दी है, ठीक है। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसकी मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। टिल देन आप इस पोएम को अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा।